गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लक्ष्य स्वराज के संबंध में अध्ययन करेंगे। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बड़ा गहरा अध्ययन किया, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्म राज्य। धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो, जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो। स्वराज्य इसी धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व भली भांति समझने के लिए हमें इसकी तुलना दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादियों के स्वराज्य संबंधी धारणा से भी करनी होगी। उदारवादी नेता स्वराज की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त की, जबकि तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन रहा, जिसमें स्वराज्य को व्यक्ति का धर्म बतलाया गया। इस प्रकार उनकी स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज्य एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की। 1919 तथा 1920 में उन्होंने विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा को स्वीकारते हुए भारत में इसके व्यवहारिक प्रयोग की मांग की थी। वस्तुतः तिलक का राष्ट्रवादी दर्शन आत्मा की सर्वोच्चता के वैधांतिक आदर्श और मैजिनी बर्ग मील तथा विल्सन की धारणाओं का समन्वय था। इस समन्वय को तिलक ने स्वराज्य शब्द द्वारा व्यक्त किया। 1916 के पूर्व तक स्वराज्य से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति से था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समय अनुकूल और व्यवहारिक बना लिया। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनके ये विचार उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव दिया। यह पूर्ण स्वाधीनता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। उनके द्वारा इस स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह भी था कि स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जा सके। वे जानते थे स्वराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उनका जेल से बाहर रहना आवश्यक था, जिससे वे जनता को जागरूक, संगठित और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित कर सके। उनका आदर्श तो भारत के लिए संपूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्रता ही था। तिलक स्वराज्य के साथ अपने देश के लिए ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें तथा कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझे। तिलक का विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनगण के कल्याण और सुख के लिए होता है और इस आधार पर स्वराज्य का आशय था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। उन्होंने कहा, भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है।
तिलक भारतीय शासन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन चाहते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में तिलक ने स्वराज्य को लगभग उसी आशय से ग्रहण कर लिया था जिस आशय से उदारवादी नेताओं ने इसे ग्रहण किया था। लेकिन इस प्रसंग में तिलक और उदारवादी नेताओं में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर है। उदारवादी नेताओं के विभिन्न राजनीतिक विचारों में देश के लिए स्वराज्य भी एक विचार था। तिलक के लिए स्वराज्य विचार मात्र नहीं था, यह उनका धर्म, उनका जीवन, उनका प्राण था। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। स्वराज्य के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती, कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में आ जाए तो यह अन्य उद्देश्यों को भी सुगमतापूर्वक पूरा कर सकता है। स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। वे ब्रिटिश नौकरशाही के इस तर्क से पूर्णतः सहमत थे कि स्वयं भारत के मामलों का प्रबंध नहीं संभाल सकते। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास और विद्वेष उत्पन्न करने की ब्रिटिश नीति का कड़ा विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर इन दो समुदायों के बीच अविश्वास और विद्वेष की कोई आशंका ही नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। भारतीय जनता की समस्याओं को हल करने की यह एक औषधि है, वास्तविक सत्ता है। तिलक के संबंध में विशेष बात यह है कि तिलक ने न केवल स्वराज्य का नारा दिया वरन अपने तप, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के इस एकमात्र आदर्श की ओर वे बढ़े। उनके कार्यों का बाहरी स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, प्रत्येक कार्य का लक्ष्य देश के लिए स्वराज्य ही था। बम्बई के गवर्नर ने भारत मंत्री को अपने एक पत्र में लिखा, तिलक मुख्य षड्यंत्रकारियों में से हैं या सबसे मुख्य षड्यंत्रकारी। उसने भारत में ब्रिटिश शासन की सब कमजोरियों को सावधान के साथ अध्ययन किया। उनके गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, पैसा निधि, राष्ट्रीय स्कूल, इन सब का एक ही उद्देश्य था, भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ा फेंका जाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित अगले वीडियो में उनके स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद बच्चों।